हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वॉन्गलिंग यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को चैलेंज करने के लिए सुजाकू किंगडम आ चुका था, जहाँ पर इमोर्टल पार्ट सेक्ट की स्नो वाइट उसे रिसीव करते हुए अपने साथ रास्ते में चलते हुए सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। इवन की रात के टाइम पे यहाँ वॉन्गलिंग की मुलाकात इमोर्टल पार्ट सेक्ट के लीडर से भी हो चुकी थी, जो कि वॉन्गलिंग से बात तो नहीं करता, लेकिन उसने अपना मैसेज क्लियरली वॉन्गलिंग को बता दिया था कि तुम्हें किसी भी हाल में इस कॉम्पिटिशन को जीतना होगा, अगर ऐसा नहीं होता तब भी तुम मारे जाओगे। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग और रेड बटरफ्लाई का कंपटीशन शुरू होने वाला था और इस कंपटीशन को देखने के लिए सुजाकू एम्परर भी वहां पर आ जाता है, जिनका नाम जू क्यूजी था और वो अपने असेंडेंट लेवल की पीक पर थे। यहाँ जू क्यूजी के दो डिसाइपल भी आए हुए थे, जिनमें से एक थी मिस ल्यूमी। दूसरी तरफ सुजाकू एम्परर के कहने पर जब कंपटीशन शुरू हुआ तो हम देखते हैं कि शुरू में रेड बटरफ्लाई ने अपने पावरफुल आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल तो सोल ब्रेकिंग व्हिप थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई ने अपने रूथलेस डोमेन का इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग के इमोशंस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके शुरू में तो वॉन्गलिंग भी कमजोर पड़ चुका था, लेकिन उसे एहसास होता है कि ये इमोशन उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। जो सब सोचते ही वॉन्गलिंग ने भी एक बार फिर से हिम्मत करते हुए अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल की पावर एक्टिवेट कर ली थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ वॉन्गलिंग रेड बटरफ्लाई की रूथलेस डोमेन में फंसा हुआ था। अचानक उसे सब कुछ समझ आ गया। वो रेड बटरफ्लाई से कहता है कि शुक्रिया मेरी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, लेकिन एक इंसान चाहे जितना मर्जी रूथलेस क्यों ना हो, वो कभी भी लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन साइकिल से नहीं बच सकता। और ये कहती वॉन्गलिंग ने फौरन वहाँ पर अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन डोमेन की पावर एक्टिवेट करना शुरू कर दी, जो कि रेड बटरफ्लाई के डोमेन को ओवरशैडो कर रहा था। ये देखकर रेड बटरफ्लाई हैरान होते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अब ये तो हो चुका था। हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल के एक फिंगर अटैक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से रेड बटरफ्लाई पर हमला कर दिया, जो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो रेड बटरफ्लाई को इंजर्ड करते हुए नीचे गिरा देता है। साथ ही साथ रेड बटरफ्लाई का अवतार भी इसी की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। नीचे की तरफ रेड बटरफ्लाई, जिसके मुंह से खून निकल रहा था, वो अचानक ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, जहाँ वो खड़ी होती हुई वॉन्गलिंग से कह रही थी कि लाइफ एंड डेथ और रीइंकार्नेशन की पावर भी हेवन के पास है, लेकिन हेवन के रास्ते कब से सही हो गए, वो भी तो हमेशा से रूथलेस ही रहा, जो कि कभी भी किसी के साथ इंसाफ नहीं करता। यहाँ पर बाहर की तरफ हम देखते हैं कि सुजाकू एम्परर भी ये सब होता हुआ देख रहे थे और उन्हें समझ आ गया था कि वॉन्गलिंग और रेड बटरफ्लाई दोनों ही अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहे थे, जहाँ पर वॉन्गलिंग का आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन क्लियरली जीत चुका है। लेकिन सुजाकू एम्परर का डिसाइपल कियान फेंग कहता है कि अभी इतनी जल्दी हम लोगों को डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रेड बटरफ्लाई ने हार नहीं मानी और वो एक बेहतरीन वॉरियर है। हमें आखिरी दम तक रेड बटरफ्लाई को मौका देना चाहिए। जबकि कियान फेंग की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि दूसरी तरफ रेड बटरफ्लाई गुस्सा होते हुए कह रही थी कि क्या हुआ अगर मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तुमने मेरा अवतार डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मैं भी इस बात को मेक श्योर करूंगी कि तुम कभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ना पहुंच पाओ। जो कहती रेड बटरफ्लाई यहाँ पर अपनी बॉडी से 4 स्पिरिट बीस्ट को बाहर की तरफ निकाल चुकी थी और वो फौरन 4 स्पिरिट बीस्ट किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करवा देती है, जिन चारों एलिमेंटल स्पिरिट बीस्ट ने वॉन्गलिंग को चारों तरफ से घेर लिया था और वो फौरन आगे की तरफ बढ़ते वॉन्गलिंग पर हमला कर चुके। ये देखकर वॉन्गलिंग अपने फॉरबिडन फ्लैग के स्पेयर को निकालते हुए फौरन यहाँ व्हाइट टाइगर के स्पिरिट पर हमला कर देता है, जबकि दूसरी तरफ ग्रीन ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट को रोकने के लिए यहाँ मस्कीटो बीस्ट ने उस पर हमला कर दिया। पीछे की तरफ अब सिर्फ वाटर एलिमेंटल बीस्ट और फायर एलिमेंटल बीस्ट ही बचे थे, जिन्होंने वॉन्गलिंग पर हमला करने के लिए उस पर जंप कर दिया था। वॉन्गलिंग उनको रोकने के लिए अपनी बॉडी से मिस्टर ग्रीन के कुछ वुड कार्विंग्स बाहर निकाल लेते हैं, जिसके अंदर टाइम डोमेन की पावर थी और उसका इस्तेमाल करते हुए फौरन उसने वक्त को फ्रीज कर दिया, जो करने के बाद वॉन्गलिंग पीछे की तरफ बचे उस व्हाइट टाइगर विंड एलिमेंट और साथ ही साथ वुड एलिमेंट को पकड़ने की कोशिश करता है। वॉन्गलिंग असल में इन एलिमेंटल बीस्ट को कैप्चर करके अपने हेवनली पल के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। दूसरी तरफ रेड बटरफ्लाई ये देखते ही फौरन अपने विंड एलिमेंट को ब्लास्ट होने का बोलती है, जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट होते हुए एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ फट गया और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने अपने बाकी के 3 एलिमेंट वापस से अपने पास बुला लिए। इवन के पिछले ब्लास्ट की वजह से वॉन्गलिंग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। दूसरी तरफ रेड बटरफ्लाई वॉन्गलिंग से कह रही थी कि ज़ेंग न्यू, अगर तुम्हें मारने के लिए मुझे अपना हर एक एलिमेंट ही कुर्बान क्यों ना करना पड़े, मैं ऐसा करूंगी, मुझे बस सिर्फ तुम्हें खत्म करना है। जो कहती एक बार फिर से रेड बटरफ्लाई ने अपने तीनों एलिमेंट को तेजी के साथ वॉन्गलिंग की तरफ भेज दिया, जहां पर वो उन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हुए इस बार वॉन्गलिंग को जान से मार देना चाहती है। वॉन्गलिंग भी यहाँ पर इन तीनों एलिमेंटल बीस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। वो अपने मन में कहता है कि पिछले एलिमेंटल ब्लास्ट की वजह से मैं काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया, इवन कि मेरा एक कल्टीवेशन लेवल भी कम हो चुका है। अभी के लिए वॉन्गलिंग की कल्टीवेशन वापस से सोल फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज पर आ गिरी है, तो इसलिए
वांगलिंग को एक बात तो समझ आ गई थी कि अगर ये तीनों एलिमेंटल बीस्ट एक साथ ब्लास्ट करेंगे तो वांगलिंग शायद मारा जाए, लेकिन वो अकेले नहीं मरना चाहता था। काफी देर सोचने के बाद वांगलिंग के पास जब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता तो वो भी फर्नेस से अपने सेलेस्टियल सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए डिवाइन सोर्ड में बदल देता है, जिसके एक पावरफुल स्लैश का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग ने रेड बटरफ्लाई पर भी हमला कर दिया। रेड बटरफ्लाई भी समझ चुकी थी कि इस अटैक से बेशक वो भी मारी जाएगी, यानी कि यहाँ पर एक साथ वांगलिंग और रेड बटरफ्लाई दोनों का ही खात्मा होने वाला था। मगर इससे पहले कि इन दोनों के अटैक एक दूसरे को टच भी कर पाते तभी अचानक सुजाकू एम्परर कहता है कि बस बहुत हुआ। जो कहती उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को रोक दिया। यहाँ पर रेड बटरफ्लाई के तीनों एलिमेंटल बीस्ट वापस से उसके पास चले गए, जबकि साथ ही साथ वांगलिंग के सेलेस्टियल सोर्ड का अटैक भी खत्म होकर उसकी बॉडी में चला गया। साथ ही साथ सुजाकू एम्परर कहता है कि ये कंपटीशन यहीं पर खत्म हुआ और हम लोगों ने विनर को डिसाइड कर लिया है। रेड बटरफ्लाई और वांगलिंग दोनों ही जख्मी हालत में उनकी बातें सुन रहे थे, तभी अचानक सुजाकू एम्परर कहते हैं कि ज़ेंग, तुम ही हो इस कंपटीशन की विनर और साथ ही साथ आज ही और अभी से तुम मेरे सुजाकू किंगडम के एक डिसाइपल भी बन चुके हो। मैं तुम्हें इमोर्टल पाथ सेट के लीडर के हवाले करता हूँ। ये सब सुनते हुए रेड बटरफ्लाई को तो काफी सारा गुस्सा आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ सुजाकू एम्परर यहाँ पर ज़ेंग से सवाल करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, बताओ कि आखिर वो विश क्या है। जो सुनते ही वांगलिंग ने फौरन वहाँ पर उस ग्रीन ड्रैगन एलिमेंट की तरफ इशारा कर दिया कि ये एलिमेंट मुझे चाहिए और विश को पूरा करने के लिए सुजाकू एम्परर बिल्कुल ऐसे ही करता है। उसने वो ग्रीन ड्रैगन एलिमेंट को बीच में से काट दिया, जिनमें से वो आधा वांगलिंग और आधा रेड बटरफ्लाई को वापस कर देता है। रेड बटरफ्लाई को ये बात बेशक मंजूर नहीं थी, लेकिन सुजाकू एम्परर अपने पास से एक गोल्डन कलर का एलिमेंट निकालते हुए रेड बटरफ्लाई को दे देता है, जिस पर रेड बटरफ्लाई भी अब शांत हो गई। दूसरी तरफ सुजाकू एम्परर यहाँ पर रेड बटरफ्लाई और वांगलिंग से कहता है कि तुम दोनों को इस फाइट से काफी इंजरीज हुई, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम दोनों वापस जाकर अपने अपने रूम में आराम करो। सुजाकू एम्परर की ये बात सुनकर वांगलिंग और रेड बटरफ्लाई दोनों ही अपने अपने रूम की तरफ रवाना हो गए, जबकि इन दोनों के जाने के बाद हमें सुजाकू एम्परर के चेहरे पर एक इविल स्माइल देखने को मिलती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर इमोर्टल पाथ सेट के उसी मेंशन पर आ जाता है, जिसमें वांगलिंग को 2 गार्ड्स ने बंद कर दिया। अंदर की तरफ मौजूद वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये सुजाकू एम्परर चाहता क्या है, क्योंकि उसे सुजाकू एम्परर के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे और वांगलिंग को समझ आ गया था कि जरूर ये लोग कुछ न कुछ चाल चल रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सुजाकू एम्परर पर आ जाता है, जो कि अपने दोनों डिसाइपल्स के साथ चलते हुए बात कर रहा था। साथ ही साथ वो उन्हें बताता है कि क्या तुम लोग जानते हो कि सुजाकू एम्परर बनने के लिए मैंने एक कंपटीशन लड़ा था और जल्दी वो कंपटीशन तुम लोगों पर भी आने वाला है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम सुजाकू एम्परर के टाइटल को हासिल करने के लिए कितने तैयार हो। जिस पर कियांग फेंग बहुत ही सारा कॉन्फिडेंट के साथ जवाब देते हुए कहता है कि आपका ये डिसाइपल अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और मैं कोई भी गलती नहीं करने वाला, मैं आपका सर फखर से ऊंचा कर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ सुजाकू एम्परर को तो पहले से ही मालूम था। वो खड़े होकर कहते हैं कि अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि तुमसे तुम्हारा फर्नेस भाग गया। यहाँ सुजाकू एम्परर उसी लड़की जीजिन के बारे में बात कर रहे थे, जिसके साथ वांगलिंग लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर गया था ताकि वो उसके फादर की डेड बॉडी को ढूंढ सके। सुजाकू एम्परर के इस सवाल पर कियांग फेंग जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन पता नहीं कैसे किसी ने उसे मेरे मंत्र से आजाद कर दिया और जिस बंदे ने ये काम किया होगा यकीनन उसकी कल्टिवेशन मुझसे ज्यादा होगी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन आप फिक्र ना करें, जिसने भी ये काम किया है मैं जल्दी उसके बारे में पता लगा लूंगा। जो सुनकर सुजाकू एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए फर्नेस के तौर पर किसी और को सेलेक्ट कर लिया है। जो सुनकर कियांग फेंग थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, क्योंकि कंपैटिबल फर्नेस को ढूंढना इतना भी आसान काम नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ सुजाकू एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि जब रेड बटरफ्लाई और ज़ेंग के दरमियान फाइट चल रही थी तो उस फाइट में मैंने देखा कि रेड बटरफ्लाई ने आखिर अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को और कितना अच्छे से सीखा। साथ ही साथ उसके 4 एलिमेंटल बीस्ट उसे और ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। लेकिन फिलहाल ज़ेंग के साथ फाइट करते हुए वो काफी सारा कमजोर हो चुकी है और यही सही मौका है, तुम जाकर उसके आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को उससे छीन सकते हो। इस तरह तुम्हारे आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन में रूथलेस डोमेन भी ऐड हो जाएगा और तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। आने वाले सुजाकू एम्परर के टाइटल के लिए जब कंपटीशन होगा तो तुम्हारे सक्सेस के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ये सुनकर तो कियांग फेंग अपने मन में सोचने लगा कि कहीं रेड बटरफ्लाई को सुजाकू एम्परर ने सिर्फ इसीलिए डिसाइपल तो नहीं बनाया ताकि फ्यूचर में मैं उसे डिवोर्व कर सकूं। यही सब सोचते हुए कियांग फेंग फौरन से सुजाकू एम्परर का शुक्रिया अदा करने लगा, जिस पर सुजाकू एम्परर कहता है कि रेड बटरफ्लाई वाकई में एक बहुत ही जीनियस लड़की है, मैं उसे इस तरह से खोना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और जल्दी सुजाकू एम्परर के टाइटल के लिए कंपटीशन होगा, मैं और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। जो सारी बातें सुनते हुए कियांग फेंग सामने की तरफ आकर सुजाकू एम्परर से कहता है कि मास्टर आप इतने सारा फिक्रमंद क्यों हो रहे हो, वैसे भी कोई बाहर का इंसान सुजाकू एम्परर नहीं बन सकता, अगला सुजाकू एम्परर तो या मैं या फिर मेरी सिस्टर ल्यूमी बनेगी। जो सारी बातें सुनते हुए सुजाकू एम्परर कहता है कि अच्छा ठीक है, अब जल्दी जाकर अपना काम पूरा करो और इस बार मुझे निराश मत करना। जो सुनते ही कियांग फेंग फौरन से रेड बटरफ्लाई के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को डिवोर्स
एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ से रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ हेवनली जेट सेट पर आ जाता है, जहाँ पर रेड बटरफ्लाई आराम से बैठकर अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते हुए खुद को हील कर रही थी। साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कह रही थी कि ज़ेंग न्यू, अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यहाँ वो ये सब कह ही रही थी, तभी अचानक यांग फेंग की हमें आवाज सुनाई देती है, जो कि रेड बटरफ्लाई से कह रहा था कि फिक्र मत करो, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर दूंगा। और ये कहती वो धीरे धीरे से रेड बटरफ्लाई की तरफ बढ़ता आ रहा था। रेड बटरफ्लाई को उसके इरादे अच्छे नहीं लगते। वो फौरन अपने पास से एक नीडल अटैक निकालते हुए तेजी के साथ यांग फेंग पर चल चुकी, मगर यांग फेंग उसके हमले को डॉज करते हुए तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर उसके पास आते हुए यहाँ उससे गर्दन से पकड़ लेता है। रेड बटरफ्लाई को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो यांग फेंग से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर यांग फेंग जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन और साथ ही साथ तुम्हारे 4 स्पिरिट एलिमेंट्स चाहिए। ये कहते साथ ही उसने जबरदस्ती यहाँ पर रेड बटरफ्लाई का आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन और उसके 4 स्पिरिट एलिमेंट उससे छीनना शुरू कर दिए, जिस प्रोसेस में तो रेड बटरफ्लाई को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। साथ ही साथ वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि रेड बटरफ्लाई के एंसेस्टर ने एक भविष्यवाणी की थी कि रेड बटरफ्लाई को एक इंसान से खतरा है, और रेड बटरफ्लाई को लगता रहा कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि ज़ेंग न्यू है। लेकिन आज के दिन हमें मालूम हुआ कि वो इंसान ज़ेंग न्यू नहीं बल्कि कियान फेंग था। जो सोचते हुए रेड बटरफ्लाई काफी ज्यादा उदास हो गई थी। दूसरी तरफ कियांग फेंग यहाँ इवल्स की तरह हंसते हुए लगातार रेड बटरफ्लाई के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन और उसके पावर्स को एब्सॉर्ब करता रहा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर मिस ल्यूमी पर आ जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरती और शाइस्तगी के साथ उड़ते हुए यहाँ पर पहुंच चुकी थी। तभी अचानक उससे अपने सामने का दरवाजा ओपन होता हुआ दिखाई दिया, जिसके अंदर से कियान फेंग निकलकर बाहर आ जाता है। साथ ही साथ उसकी बॉडी के आसपास ब्लैक कलर की स्मोक भी इकट्ठा हुई थी। यहाँ पर मिस ल्यूमी कियांग फेंग से सवाल करते हुए पूछती है कि ब्रदर, क्या तुम कामयाब हुए? जो सुनकर कियांग फेंग मुस्कुराते हुए पीछे देखकर यहाँ रेड बटरफ्लाई को इशारा करता है, जो कि उस स्मोक से निकलते हुए बाहर की तरफ आ गई। साथ ही साथ कियांग फेंग बताता है कि आज से रेड बटरफ्लाई मेरी न्यू फर्नेस है और इसका न्यू नाम है जियो किंग। जो सुनकर तो मिस ल्यूमी कियांग फेंग को कांग्रेचुलेशन बोलती है, क्योंकि इसकी वजह से कियांग फेंग की कल्टीवेशन में काफी सारा इजाफा हो गया होगा। साथ ही साथ वो कियांग फेंग के सामने मासूम बनते हुए कहती है कि पता नहीं कभी मैं फ्यूचर में आप जैसी महान हो भी पाऊंगी या नहीं। कियांग फेंग को भी ये बात काफी अच्छी लगी और वो अपने मन ही मन में खुश होने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मिस ल्यूमी से ज्यादा ताकतवर है। यहाँ कियांग फेंग मिस ल्यूमी से कहता है कि जल्दबाजी मत करो, एक दिन जरूर आएगा जहाँ तुम मेरी बराबरी कर पाओ। लेकिन ये सब वो दिखावा कर रहा था। वो अपने मन में कहता है कि रेड बटरफ्लाई मेरी तीसरी फर्नेस बनी है, जिसके आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को मैंने डिवोर कर लिया। ल्यूमी, एक दिन मैं भी तुम्हारे आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को डिवोर करके तुम्हें भी अपना फर्नेस बना लूंगा, और उसके बाद अगला सुजाको एम्परर भी मैं बनूंगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ल्यूमी भी कियांग फेंग को पसंद नहीं करती थी, बल्कि वो याद करती है कि कियांग फेंग के जाने के बाद सुजाको एम्परर ने उससे कहा था कि सिर्फ एक ही तुम दोनों में से सुजाको एम्परर बन सकता है। और ल्यूमी, जैसा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन 1000 इल्यूशन एंड इमोशनलेस है। अगर तुमने बिल्कुल परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड हासिल कर लिया तो तुम अपने 1000 इल्यूशन टेक्निक को परफेक्ट कर पाओगे, और इसीलिए मैंने भी तुम्हारे लिए कैंडिडेट को चूज किया है। पहले तो वो कैंडिडेट ज़ावी था 5 एलिमेंटल सेट से, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ही जरा अलग था, जिसे यहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। उसके दिमाग में जो कैफियत थी वो तुम्हें इस टेक्निक को हासिल करने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकती थी। लेकिन पता नहीं वो इमोर्टल रेल में जाने के बाद अचानक कहाँ पर गायब हो गया। उसकी हमें कहीं पर भी खबर नहीं मिली। ज़ावी दोस्तों असल में वांगलिंग का वही मास्टर है, जो कि प्यार में पागल हो चुका था और अपने प्यार के कातिल के पीछे भागते हुए अचानक से गायब हो गया। यहाँ ये सारी बातें सुनते हुए मिस ल्यूमी अपने मास्टर से कहती है कि आप इतने ज्यादा परेशान ना हो, मैं अपने थोड़े और क्लोन्स बना लूंगी, जिन्हें मैं चारों तरफ इस दुनिया में फैला सकती हूँ, और इस तरीके से हेवन के रास्ते को समझना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये सुनकर सुजाको एम्परर मिस ल्यूमी से सवाल करते हुए कहता है कि तुमने अपने एक क्लोन को जाओ किंगडम के जुआन डाओ सेट में भी तो भेजा था। तब ग्रैंड कंपटीशन में हैंग्यू सेट के एक डिसाइपल से तुम्हारा आमना सामना हुआ था, जिस पर तुम्हारे चार्म इफेक्ट का काम नहीं हुआ। उस डिसाइपल का नाम वांगलिंग था, क्या तुम्हें वो याद है? जो सुनकर मिस ल्यूमी याद करती है कि जब वो हैंग्यू सेट गई थी तो सच में वहाँ पर एक डिसाइपल था जिसमें मिस ल्यूमी के क्लोन के चार्म इफेक्ट का असर नहीं हो रहा था। जो सब याद करते हुए अचानक से मिस ल्यूमी काफी ज्यादा शौक हो गई थी। सुजाको एम्परर बताता है कि हाँ, ये ज़ेंग न्यू वही लड़का वांगलिंग है, इसलिए इस वांगलिंग को मैंने तुम्हारे लिए अगले कैंडिडेट के तौर पर चूज किया। बेशक रेड बटरफ्लाई खास है, लेकिन उसका वांगलिंग से कोई मुकाबला नहीं। एक बार वांगलिंग अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को पूरी अच्छी तरीके से सीख ले और वो अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पीक पर पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि तुम तब इसे अपना कैलिड्रोन बना सकती हो, जिस वजह से लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर तुम्हें मिल जाएगी और ये सब कुछ तुम्हारे अंडर कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें वांगलिंग पर नजदीक से नजर रखनी होगी, और अगर एक बार तुमने ये लाइफ एंड डेथ डोमेन हासिल कर लिया तो उसके बाद तुम इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाओगी कि अगले सुजाको एम्परर के टाइटल को हासिल करने के लिए तुम क्वालिफाई कर सको। जो सारी बातें सुनकर मिस ल्यूमी सबसे पहले तो अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करती है। साथ ही साथ वो उनसे कहती
है कि आप फिक्र ना करें, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। यहाँ यही सब सोचते हुए मिस न्यूमी इस वक्त टेलीपोर्ट करते हुए इमोर्टल पास साइड की तरफ रवाना हो गई थी, जहाँ पर इस वक्त वांगलिंग मौजूद था। जहाँ पर आते हुए मिस न्यूमी कह रही थी कि पिछली बार मैंने इस लड़की को ज्यादा सीरियस नहीं लिया क्योंकि ये मेरे अवतार के चार्म इफेक्ट में नहीं आया था, लेकिन सिर्फ 500 सालों में ये लड़का इतना सारा आगे बढ़ जाएगा मैंने ये भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। सच में ये लड़का कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, मुझे वक्त रहते इसकी बॉडी में एक पॉइजन इंसेक्ट प्लांट करना होगा ताकि ये लड़का फ्यूचर में मेरे लिए कोई मुश्किलें खड़ी ना कर सके। यहाँ पर यही सब सोचते हुए मिस न्यूमी धीरे धीरे से वांगलिंग के कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सुजाको एम्परर पर आ जाता है, जिसने हेवनली जेट सेक्ट और इमोर्टल पास सेक्ट के लीडर को अपने पास बुलवाया हुआ था और वो उन दोनों से कह रहा था कि तुम दोनों भी मेरे साथ मिलकर आज से सेकुल्यूशन में जाओगे ताकि हम लोग अपनी ताकत को और ज्यादा इंप्रूव कर सके, क्योंकि मुझे पीलू कंट्री के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। जरूर वो लोग कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे। सुजाको एम्परर की ये बातें सुनकर वो दोनों ही लीडर इस बात के लिए एग्री हो गए। तभी अचानक सुजाको एम्परर कहता है कि वैसे क्या तुम लोगों को युन क्यूजी याद है? जिस पर इमोर्टल पास सेट का लीडर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ हमें वो आदमी याद है जिसने 14 जनरेशन का सुजाको एम्परर बनने के लिए आपके साथ इस टाइटल के लिए कंपटीशन लड़ा था। जिस पर सुजाको एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तब के टाइम तो वो इस सुजाको एम्परर के टाइटल को अचीव नहीं कर पाया और मुझे लगा था कि अब वो आगे कोई भी पंगा नहीं करेगा, लेकिन मुझे हाल ही में जानने को मिला कि वो कुछ डिसाइपल्स को ट्रेन कर रहा है ताकि वो उन्हें अगला सुजाको एम्परर बना सके, लेकिन किसी भी कीमत में उसके डिसाइपल्स को सुजाको एम्परर का टाइटल नहीं मिलना चाहिए। क्या तुम दोनों मेरी बात समझ गए? जिस पर वो दोनों हाँ में जवाब देते हैं। यहाँ ये सब कहने के बाद सुजाको एम्परर अपने छोटे भाई युन क्यूजी से अपने मन ही मन में बात करने लगा, जहाँ वो कह रहा था कि छोटे भाई मैं अच्छे से जानता हूँ कि क्यांगफिंग के कैलिडोन यानी कि जीजिन को तुमने ही आजाद करवाया, ये करते हुए तुमने मेरे खिलाफ दोबारा से जंग छेड़ दी है। मैं ये भी जानता हूँ कि सुजाको एम्परर बनने के लिए तुमने 4 डिसाइपल को सेलेक्ट किया है, लेकिन अगर मुझे उन्हें जान से भी मारना पड़ा तो मैं उन्हें मार दूंगा, लेकिन उन्हें सुजाको एम्परर बनने नहीं दूंगा। दूर सीन शिफ्ट होकर यहाँ वांगलिंग के बुढ़ाऊ मास्टर यानी कि युन क्यूजी पर भी आ जाता है, जो कि मजे से चिकन एंजॉय कर रहा था और वो यहाँ पर अपने बड़े भाई को जवाब देते हुए कहता है कि बड़े भाई हम लोगों ने इस टाइटल के लिए कई अर्से पहले जंग लड़ी थी, लेकिन तब मैं जानबूझकर उस कंपटीशन को हार गया था, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। अभी तो बस सिर्फ मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे सेलेक्ट किए हुए डिसाइपल ज्यादा बेहतरीन है या फिर तुम्हारे ट्रेन किए हुए डिसाइपल। ये फाइट्स देखने में वाकई में काफी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ युन क्यूजी के ये सब कहने के बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से मिस न्यूमी पर आ जाता है, जो कि वांगलिंग के कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसे देखने को मिलता है कि वांगलिंग तो अंदर मौजूद था ही नहीं, बल्कि वो पहले यहाँ से भाग चुका है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ वांगलिंग पर आ जाता है, जो कि अपने मन में कह रहा था कि सुजाको एम्परर की इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, जबकि रेड बटरफ्लाई भी मरी नहीं, उल्टा इमोर्टल पास सेट का लीडर भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। ये सब लोग बहुत ही ज्यादा अजीब है और इस वक्त मैं यहाँ पर सेफ नहीं हूँ। मुझे वापस से अपने जाओ किंगडम पहुँचना होगा, जहाँ पर जाकर ही मैं अपनी इंजरीज को ठीक कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं अपना लेवल ब्रेक थ्रू करूंगा। जब तक मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पीक पर ना पहुँच जाऊँ मैं यहाँ पर वापस नहीं आना चाहता। यही सब सोचते हुए वांगलिंग जाओ किंगडम की टेलीपोर्टेशन अरे तक पहुँचकर उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगा, पर तभी अचानक हमें वहाँ पर दूर रेड बटरफ्लाई का सीनियर ब्रदर भी देखने को मिलता है, जो कि कह रहा था कि ज़ेंगन्यू मैंने रेड बटरफ्लाई से वादा किया है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ यहाँ से जाना नहीं दूंगा और मैं अपना वादा निभाने वाला हूँ, चाहे फिर इसके लिए मुझे अपनी पिरामोडियल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय ही क्यों ना करनी पड़े। ये कहते साथ ही रेड बटरफ्लाई के सीनियर ब्रदर ने यहाँ पर किसी तरह की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिस फॉर्मेशन को देखकर तो वांगलिंग भी हैरान होकर कहता है कि आखिर ये फॉर्मेशन क्या है, लेकिन इससे पहले कि वांगलिंग कुछ भी समझ पाता तब तक वो फॉर्मेशन वांगलिंग को टेलीपोर्ट करके यहाँ से आइस एंड स्नो डोमेन में भेज देती है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई का सीनियर ब्रदर भी ये करने की वजह से काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था, उसके आंखों और मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो अभी भी हंसते हुए रेड बटरफ्लाई को याद करते हुए कह रहा था कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं ज़ेंगन्यू को उसके मौत तक पहुंचाऊंगा और मैंने अपना वादा पूरा किया। ये कहते साथ ही वो गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ वांगलिंग पर आ गया, जो कि उस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्ट होकर आइस एंड स्नो डोमेन में पहुंच चुका है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग का पहले से एक आदमी इंतजार कर रहा है और वो वांगलिंग को देखते ही कहते हैं कि ज़ेंगन्यू आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। वांगलिंग उस बुढ़ाऊ को देखते ही समझ जाता है कि ये आदमी सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन, इसलिए वांगलिंग सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो बुढ़ाऊ अपना नाम ली युआन फेंग बताता है। साथ ही साथ वो बता रहा था कि मैं आइस एंड स्नो डोमेन का लीडर हूँ और मैं अभी रेड बटरफ्लाई का अधूरा काम पूरा करने वाला हूँ। चूंकि रेड बटरफ्लाई तुम्हारी जान नहीं ले पाई इसलिए ये काम मैं पूरा करूंगा। वांगलिंग उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि जब आइस एंड स्नो डोमेन एक लेवल 5 की कंट्री बनी थी तब मुझे मालूम हुआ था कि सुजाको किंगडम में यहाँ पर रेड बटरफ्लाई के साथ 7 एल्डर वहाँ पर गए थे, जो कि कुछ एग्जाम से गुजरे और उनमें सिर्फ एक ही सर्वाइव कर पाया, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करा था। और अब मुझे समझ
समझ आ चुका है कि वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे। ये सुनकर ली युआनफेंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं अपने कल्टीवेशन में लेवल ब्रेक थ्रू कर पाया सिर्फ रेड बटरफ्लाई की वजह से, इसलिए मैं उसका एहसान नहीं भूला। और चूंकि तुमने रेड बटरफ्लाई का हाथ उखाड़ा तो इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। ये सब कहते हुए ली युआनफेंग लगातार गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ वांगलिंग ये सब देखकर अपने मन में कहता है कि ये आदमी सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर है, अगर मैंने इसके साथ डायरेक्टली फाइट करी तो मैं इससे नहीं जीत सकता। इसलिए वांगलिंग यहाँ से भागने का सोचता है, जिसके लिए हम देखते हैं कि उसने फौरन अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड बाहर निकाल ली थी और वो हवा में एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करने लगा। लेकिन ये स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होते ही खुद ब खुद क्लोज हो गई, जो देखकर वांगलिंग हैरान होते हुए कहता है कि बेशक मैं इंजर्ड हूँ, लेकिन इतना भी इंजर्ड नहीं कि मैं एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल भी ओपन ना कर सकूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली युआनफेंग के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। वो वांगलिंग को बताता है कि इस जगह को मैंने पूरी तरीके से सील कर लिया है, यानी कि तुम यहाँ पर कोई भी स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन नहीं कर पाओगे। ये सुनते ही वांगलिंग ने अपने स्टार कंपास को भी एक्टिवेट करने की कोशिश की, मगर इसका भी फायदा नहीं हुआ। इवन कि वो टेलीपोर्ट करने की भी कोशिश करता है, मगर वो ऐसा भी नहीं कर पा रहा था। जिस पर ली युआनफेंग कहता है कि शायद मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, इवन की टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्टिवेट करी है डीमन सीलिंग यूनिवर्स फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन वाकई में काफी खतरनाक लग रही थी। वांगलिंग उसकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वो इतनी आसानी के साथ कभी भी हार नहीं मानता। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसी तरह नॉर्मली उड़ते हुए यहाँ से दूर जाने लगा। जो सब देखते हुए ली युआनफेंग कहता है कि तुम काफी जिद्दी हो। वो मजे से चाय एंजॉय करते हुए कहता है कि चलो अच्छा है, मैं तुम्हें भगा भगा कर मारूंगा। और ये कहने के बाद वो भी वांगलिंग के पीछे रवाना हो गया। दूसरी तरफ वांगलिंग उड़ते उड़ते फौरन अपने पास से एक जेट स्लिप निकालकर संटाई को मैसेज भेजता है कि यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो। यहाँ ये सब अभी वांगलिंग कह ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने दो और सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के वॉरियर्स आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं, जो देखकर तो वांगलिंग और भी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त 3 सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के वॉरियर्स मौजूद थे और इनसे अकेले फाइट करना वांगलिंग के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पर वांगलिंग परेशान हो ही रहा था, तब तक ली युआनफेंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि वांगलिंग से कहने लगा कि दोस्त मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यहाँ से जिंदा बचने का कोई रास्ता नहीं, तुम मरने वाले हो, तुम्हारे जीने का समय पूरा हो चुका। ली युआनफेंग की ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।